आज के लेक्चर में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो है एथिक्स से फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे हम। और इसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आगे बढ़कर एप्टीट्यूड एटीट्यूड वाली चीज़ों पे जाएंगे। और उसके बाद ये जो यूनिट 3 के बचे हुए टॉपिक हैं उनको उठाएंगे, क्योंकि उनको जानने के बाद इनको समझने में आसानी पड़ेगी। तो मेरा नाम कपिल है। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एमपीपीएससी के पेपर 2 का पार्ट है 30 मार्क्स का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो उसकी लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सोशियोलॉजी हमारा चल रहा है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भी इंपॉर्टेंट टॉक्स रिलेटेड मैंने बातें की हूँ, वो भी डली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको देख लीजिएगा। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और हम स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इथिक्स में। हमारे टॉपिक है आज का ब्रांचेस ऑफ इथिक्स। तो इथिक्स की जो ब्रांचेज हैं उसको क्या कहते हैं कि ऑथर ने और या फिर स्कॉलर्स ने 4 ब्रांचेस में इसको डिफाइन करा है। और उनमें से वो ब्रांचेज जो हैं, पहली है मेटा एथिक्स, जिसे अधिनीति शास्त्र कहा जाता है, अधिनीति शास्त्र। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव इथिक्स, और उसी को कंपैरेटिव इथिक्स के नाम से भी जाता जाता है, वर्णात्मक और तुलनात्मक नीति शास्त्र कहते हैं। नॉर्मेटिव इथिक्स को कहा जाता है मानदंडक, और अप्लाइड एथिक्स को बोला जाता है अनुप्रयुक्त एथिक्स। तो ये जो 4 ब्रांचेस एथिक्स की डिवाइड की गई हैं, अब देखते हैं कि क्या है इनका मतलब और क्या क्या है ये। मेटा एथिक्स को कहा जाता है एथिक्स ऑफ एथिक्स। मेटा डेटा भी होता है, डेटा ऑफ डेटा जो होता है उसे बोला जाता है मेटा डेटा। वैसे ही जो जब किसी भी शब्द में मेटा वर्ड प्रीफिक्स में लग जाता है तो उसका मतलब होता है उसके बाद वाला जो शब्द है उसी के अंदर की बात की जा रही है। तो इसको मैं डिफाइन समझा रहा हूँ आपको, डायग्राम से देखिएगा। जैसे कि मान के चलिए ये है इथिक्स। तो जो एलिमेंट होंगे कुछ ना कुछ मिलके इथिक्स को बना है, तो वही एलिमेंट्स की जो बात कर रहे हैं ये हो जाती है हमारी मेटा एथिक्स। मतलब इथिक्स ऑफ एथिक्स इज नोन एज मेटा एथिक्स। अधिनीति शास्त्र का मतलब होता है जब हम नीति शास्त्र के ही अंदर की बात करने लगे, उसे कहा जाता है मेटा एथिक्स। अब उदाहरण के लिए आपको बोलता हूं कि मैं बोलता हूं कि यार हमें अच्छे काम करना चाहिए। मैंने ये बात बोल दिया, हमें अच्छे काम करना चाहिए। तो इसमें जो अच्छे काम क्या होते हैं, सवाल जब खड़ा हो जाता है कि अच्छे काम क्या है, वो हो जाता है हमारी मेटा एथिक्स। मतलब कि जब हम क्वेश्चनिंग कर दें कि अच्छा क्या है, व्हाट इज गुड, अच्छा क्या है, व्हाट इज गुड, जब हम ये क्वेश्चन करें तो ये हो जाता है हमारा मेटा डेटा। ठीक है। अब इसको और हम अच्छे से समझते हैं, डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं कि ये क्या बात कर रहा है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, वो देखते हैं। तो मेटा इथिक्स यानी अधिनीति शास्त्र बोलता है मेटा मीन्स होता है अबाउट द थिंग इटसेल्फ, हम उसी के अंदर की बात करते हैं, वो हो जाती है मेटा इथिक्स। सो इट इज अबाउट इथिक्स, मतलब इथिक्स के ही अंदर की हम बात कर रहे हैं। मेटा एथिक्स इज डिस्क्राइब्ड बाय थिंकर्स एज अ स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ एथिकल कंसेप्ट। अधिनीति शास्त्र इसे मूल विचार और नैतिक अवधारणाओं के अर्थ के अध्ययन के रूप में विचारकों द्वारा वर्णित किया गया है। जब कभी भी जो स्कॉलर्स होते हैं या विचारक होते हैं, जब इथिक्स की ही मतलब नीति शास्त्र के ही उद्गम के बारे में जब बात करने लग जाते हैं तो वो मेटाइथिक्स कहलाता है। इसका उदाहरण देखते हैं, वी स्टील, इज इट गुड थिंग, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इथिकल क्वेश्चन। अगर हम चोरी करते हैं तो क्या यह अच्छी बात है या नैतिक प्रश्न है। क्या चोरी करना जैसे एक सवाल हो गया, क्या क्या चोरी करना अच्छी बात है, तो ये क्या हो जाता है, एक नैतिक क्वेश्चन हो गया, इथिकल क्वेश्चन हो गया। लेकिन क्या सही है, अच्छा क्या है, जब ये क्वेश्चन कर लें तो ये हो जाता है मेटा इथिकल क्वेश्चन। क्या अच्छा है, यह अधिनीति शास्त्र सवाल हो जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो कोई अगर आपसे पूछे कि अधिनीति शास्त्र क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इथिक्स अबाउट इथिक्स, इथिक्स के ही अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो हमें जीवन में अच्छे कार्य करना चाहिए, तो अच्छा क्या है, यही सवाल जब कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा मेटा इथिक्स। तो ये हो गया एथिक्स की पहली ब्रांच, मेटा एथिक्स कंप्लीट यहाँ पे होती है। हम अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स को ही हम कंपैरेटिव एथिक्स कहते हैं, वर्णात्मक नीति शास्त्र को ही तुलनात्मक नीति शास्त्र कहा गया है। अब सवाल आता है कि भैया डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है। जब कोई बात कह दी जाती है बिना तर्क वितर्क के, अच्छी बात कह दी गई है और किसी बात को हम डिस्क्राइब कर देते हैं, बोलते हैं ना यार, कोई बात को डिस्क्राइब करना होता है, कोई इवेंट हुआ है उसको डिस्क्राइब करना, लेकिन उसमें सवाल या निशान नहीं करना, वो हो जाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव इथिक्स।
वर्ड को ही पकड़िए, डिस्क्रिप्टिव, वर्णात्मक, वर्णित करना। तो इट इज द स्टडी ऑफ, वहां पे जो लिखा हुआ है देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ पीपल्स वैल्यू अबाउट मोरालिटी एंड गिव्स अ जर्नल पैटर्न और अ वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे क्या होंगे, सीधे हमने लोगों के नैतिक मूल्यों के बारे में अध्ययन कर लिया, या नैतिकता के बारे में लोगों के मूल्य का अध्ययन, और विभिन्न प्रकार के समुदायों में एक सामान्य पैटर्न या लोकल को जीवन जीने के तरीका के बारे में जब बात होती है तो वो डिस्क्रिप्टिव इथिक्स होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कीवर्ड है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो यहाँ पे है वो है हमारा व्हाट इज हैपनिंग। इट डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। यह वर्णन करता है क्या हो रहा है। मतलब जीवन में कोई भी इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स हुए तो इवेंट को हम डिस्क्राइब करेंगे इथिकल व्यू में डिस्क्रिप्शन हो रहा है, कोई भी स्टोरी नहीं। तो हम जब डिस्क्राइब करते हैं कोई भी चीज को विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट सवाल या जवाब, विदाउट क्वेश्चनिंग, वो हो जाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में हम जो भी चीज बोलते हैं, जो भी चीज डिफाइन करते हैं क्या हो रहा है, इस पे हमारा फोकस रहता है, वो हमारा जाता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स स्टडीज द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स। हिस्ट्री का मतलब नीति शास्त्र का इतिहास क्या रहा है और कैसे ये विकसित हुआ है, इसके बारे में जो अध्ययन होता है वो हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। हमने मेटा एथिक्स में तो जान ली कि एथिक्स का मूल क्या है, मतलब एथिक्स उद्गम कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, लेकिन उसकी ओरिजिन हो चुका है। अब उसके इतिहास के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, लोगों की नैतिकता के बारे में जो ज्ञान की बात चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, वो हो जाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक नीति शास्त्र, या फिर उसे तुलनात्मक नीति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। नॉर्मेटिव एथिक्स, मानदंडक नीति शास्त्र में क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ इथिकल थ्योरीज दैट रिकमेंड हाउ पीपल आउट टू एक्ट। मतलब मैंने बोला कि हमें क्या ऐसे कौन से कृत्य करने चाहिए, ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जीवन में जो मौलिक हो, नैतिक हो। तो उन सब चीजों के बारे में जब सवाल या जवाब कहना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत के बारे में बात करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा नॉर्मेटिव, यानी कि प्रिस्क्रिप्टिव भी इथिक्स कहा जाता है, मानदंडक नीति शास्त्र इसे कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ इथिकल थ्योरीज दैट रिकमेंड पीपल हाउ आउट टू एक्ट, उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए। यह नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन है जो यह सलाह देता है कि लोगों को कैसे कार्य करना चाहिए, किस तरीके के कर्म करना चाहिए। इट फोकस, इसमें कीवर्ड आ गया हमारा, इट फोकस एक्सप्लिसिटली ऑन क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज राइट थिंग टू डू। यह स्पष्ट रूप से क्या करना सही है के सवालों पर केंद्रित है। तो हमने मेटा में क्या बोल लिए, इथिक्स के अंदर इथिक्स की बात कर लिए, सूक्ष्म रूप ओरिजिन पे फोकस कर लिए, डिस्क्रिप्टिव में इतिहास पे चले गए, और किस तरीके से चीजों को डिस्क्राइब करना है वो उसका क्रिएट हो मतलब कीवर्ड हो गया, मतलब उसने क्या हो रहा है पे फोकस करा। और नॉर्मेटिव की जब बात आती है तो हमने पूरा फोकस किस पे ला लिया, क्या चीज सही है और क्या गलत है। तो इसका एग्जांपल है कि इज इट रॉन्ग टू किल अ पर्सन, क्या किसी व्यक्ति को मारना गलत है, मतलब ये क्वेश्चनिंग करना है क्या सही है और क्या गलत में, ये इसका एग्जांपल हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव को पढ़े, मतलब कि हमारा वर्णात्मक हमारा जो नीति शास्त्र था और मानदंडक जो नीति शास्त्र है, उस पर हम आप देखेंगे कि इनको डिफ्रेंसिएशन के तहत पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने डेफिनेशन देखी उन लोगों की और क्या है वो समझा, लेकिन जब हमें एग्जाम्पल की तरह इनको चीज़ों को देखेंगे तो हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया E=mc², तो अब उसने वो बात बोल दिया, मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, तो वो क्या चीज़ हो गई, वो डिस्क्रिप्टिव चीज़ हो गई। ठीक है, अब उसका अच्छा बुरा के बारे में जो भी लिखना होगा बोलना होगा वो डिस्क्रिप्टिव में आ गया। लेकिन अब नॉर्मेटिव जब बात आ जाती है, शुड वी यूज दिस इक्वेशन और अ नॉलेज टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन, क्या हम इस सूत्र का प्रयोग करके न्यूक्लियर वेपर बनाएं, ये बात आ गई किसमें, मतलब क्वेश्चनिंग आ गई, तो ये आ जाती है हमारी न्यूक्लियर हमारी आ जाती है नॉर्मेटिव इथिक्स में आ जाती है, मानदंडक नीति शास्त्र में आ जाती है। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। लेकिन अब ये सवाल हमारे ऊपर है और हमारी नैतिकता के ऊपर है, यानी नॉर्मेटिव इथिक्स के अंदर आ जाता है, क्या हम उस सूत्र का प्रयोग करके रॉकेट और गन का प्रयोग करें, क्या इन्हें बनाना चाहिए। तो ये आ गई हमारी पूरी नॉर्मेटिव की बात। इट डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, ये डिस्क्राइब करता है क्या हो रहा है। इसका पूरा फोकस किस चीज में है कि क्या हो रहा है, पूरा फोकस है इसका व्हाट इज हैपनिंग।
और यहाँ पे पूरा प्रिस्क्राइब व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी इन, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे पूरा फोकस है इसका। तो यहाँ पे जो स्टोरी लिखी है इसको पढ़ने से अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि साम्राज्यवादी जब युग था उस समय अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी मतलब मजदूरी या फिर गुलामी को खत्म कर दिया था। तो एबीसी नाम का एक हिस्टोरियन है, उसने अपनी किताब में लिख दिया कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहते हैं कि स्लेवरी को खत्म करा, लेकिन उसने सिर्फ याला पक्ष रखा। हिस्टोरियन ने डिस्क्राइब कर दिया कि स्लेवरी को खत्म करे, लेकिन इस बात को नहीं दर्शाया कि अब्राहम लिंकन ने ब्लैक पीपल के लिए काम नहीं करा। तो उसने सिर्फ अपने व्यू डिस्क्राइब करा था। लेकिन जब नॉर्मेटिव एथिक्स की बात आ जाती है तो यहाँ पे ये बताएगा कि साम्राज्यवादी जो युग था उसमें क्या हुआ था कि गोरा हो या काला हो किसी को भी किसी का गुलाम नहीं बनाना चाहिए। तो इसने पूरा इस ज्ञान का प्रयोग करके क्वेश्चनिंग करा, क्या करा, सवाल करा, सवाल करा। पूरा खेल है यहाँ पे क्या सही है क्या गलत पे। तो हम यहां से देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में वर्णनात्मक नीति शास्त्र में हम क्या कर रहे हैं, सीधे चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं, ना कि प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और प्रिस्क्राइबिंग और नॉर्मेटिव एथिक्स में मानदंडक नीति शास्त्र में हम चीजों को बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मेटिव एथिक्स है उसकी कुछ थ्योरीज हैं, उसके जो एग्जाम्पल हैं, प्लेटो की थ्योरी है वर्च्यू एथिक्स थ्योरी, तो हम थिंकर में पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब होता है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद में मतलब क्या होता है, अगर इसका पूरा फोकस होता है मैक्सिमम खुशियां मैक्सिमम लोगों के, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल, मतलब कोई भी ऐसा योजना बनाना, ऐसी कोई भी काम करना जो मैक्सिमम लोगों को खुशियां दे और उनके जीवन में उपयोगी हो, तो ये यूटिलिटेरियनिज्म हो जाता है। गीता में जो निष्काम कर्म योग की बात कही है वो भी नॉर्मेटिव एथिक्स का एग्जाम्पल है। उसमें निष्काम काम में कहा है कि कृष्ण कहते हैं कि हमें बिना फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए और सिर्फ कर्म में फोकस करना चाहिए। जो वाली बात जो है वो निष्काम कर्मयोग मानदंडक नीति शास्त्र का एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल को देखते हुए नीति शास्त्र जो दोनों हैं हमारे वर्णनात्मक और नॉर्मेटिव दोनों को व्यापक रूप से डिफरेंशिएट कर ली ताकि हमको फंडामेंटली क्लियर हो जाए कि ये क्या है। आगे बढ़ते हैं। अप्लाइड इथिक्स। अप्लाइड इथिक्स को अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र कहा गया है। अप्लाइड एथिक्स का कीवर्ड है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब जो नीति शास्त्र की कही हुई बातें हैं उनको जीवन में उतारना, मतलब सारा खेल है प्रैक्टिकल यूसेज। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल यूसेज मतलब कैसे हम जीवन में उसको उतारेंगे। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स दैट फाइंड यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ इन वेरियस फील्ड ऑफ वर्क एंड लाइफ। यह नैतिकता का विषय है जो काम और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक जीवन में उपयोग पाता है, मतलब कैसे हम जीवन में इस चीज को यूज करेंगे। दिस डिसिप्लिन अप्लाइज इथिकल फिलॉसफी इन रियल लाइफ सिचुएशन। यह अनुशासन वास्तविक जीवन की स्थितियों में नैतिक दर्शन को लागू करता है। कही तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे नैतिक मूल्यों को, वो अप्लाइड एथिक्स में आ जाता है। अब मान के चलिए इसके एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। इंजीनियरिंग एथिक्स होती है। अब मैं भी अगर पढ़ा रहा हूँ, मान के चलिए मेरे को अगर आपके देखने से पैसा कमाऊंगा, मैं आगे जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ऐड आने लगेंगे तो मैं पैसा कमाऊंगा, तो नैतिक मूल्य पे मैं किस तरीके से किस ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ ये मेरा नैतिक मूल्य हो जाएगा। तो मैं अपने काम में इसको अप्लाई कर रहा हूँ, नीति शास्त्र के नियमों को, कही हुई बातों को, नैतिकता को अपने जीवन में उतार रहा हूँ और अपने व्यवसाय में यूज कर रहा हूँ, तो वो भी अप्लाइड एथिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल इंजीनियरिंग एथिक्स हो गया, बायो एथिक्स हो गया, जियो एथिक्स हो गया। मिलिट्री में भी क्या होता है कि जब वॉर होता है तो मान के चलिए हमारा दुश्मन है, उसके पास मतलब शस्त्र अस्त्र मतलब गन वगैरह नहीं है, तो ये भी इनके भी जब ट्रेनिंग की जाती है तो ये भी अपने वेपन्स त्याग देते हैं और भिड़ जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। अगर वो गुलाम हो गया है मतलब हमारी टेरिटरी में आ गया तो उसको बंधक बना के अच्छी तरीके से उसको अपने देश में वापस किया जाता है। तो जैसे वो अभिनव का केस हुआ था हमारे, जब उरी का अटैक हुआ था तो वो कैसे उन्होंने वापस भेजा था। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें होती है हर एक चीज़ में, बिजनेस एथिक हो गया, पब्लिक सर्विस में हम जब जाएंगे, सार्वजनिक सेवा में नैतिकता का जिस तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये अप्लाइड एथिक्स के अंदर आ जाता है। इसका पूरा जो रोल काल रहता है वो एप्लीकेशन के तहत चलता रहता है। तो ये हमने यहाँ पे 4 ब्रांचेस ऑफ एथिक्स कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ हमारी मेटा एथिक्स है ना, फिर नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव और अप्लाइड एथिक्स जो 4 ब्रांचेस हैं उनके एसोसिएटेड कीवर्ड भी हमने देख लिए और उनके एग्जांपल्स भी देख लिए। और कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने नॉर्मेटिव और अप्लाइड का एक क्या कहते हैं प्रैक्टिकल
डिफरेंस भी देख लिया एग्जाम्पल के तहत। तो ये हमारा हो गया 4 ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। मान के चलिए कल को क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द 4 ब्रांचेस ऑफ एथिक्स, तो हम लिख सकते हैं। हालांकि एमपीपीएससी में पूछा नहीं, बट हमको बेसिक्स का फंडामेंटल्स की क्लियर करते हुए इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन अब आने वाली जो चीज़ स्लाइड में आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है नैतिकता, यानी नीति शास्त्र का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है ये। 5 मार्क्स से भी बन सकता है, 3 मार्क्स में भी बन सकता है, मैंने 2 मार्क्स में भी बन जाएगा, 5 मार्क्स में भी बन जाएगा, और 10 मार्क्स 20 मार्क्स में भी बन सकता है। तो हमारे पास कंटेंट इस तरीके की हो कि हम इसी से कम ज्यादा कर सकें चीजों को। तो देखते हैं ये क्या है। तो कहाँ कहाँ इसका रोल होगा ये देखेंगे। तो डायमेंशंस की तरह देखेंगे। जब कभी मान के चलिए आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, मान के चलिए आपकी पेपर सीट है, तो इंट्रोडक्शन लिख दिए कि इथिक्स का रोल होगा फॉलोइंग वेज में, और फिर डायग्राम बना दिए इनको यहाँ पे, मान के चलिए ऐसा डायग्राम बना दिए या फिर सर्कल बना दिए, बता दिए कि ह्यूमन बिहेवियर में, पॉलिटिकल सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, अप्लाइड इथिक्स में। तो इस तरीके से आपने क्या, इस तरीके से आप क्या डायमेंशंस दे दोगे तो डायग्राम हो जाएगा। तो इनको मैंने हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो तो आपको एज इट इज चीजें आपके सामने रहे। तो देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में, मैंने व्यवहार में, मानव व्यवहार में इसका क्या प्रयोग है। तो एथिक्स रोल इज टू डिसाइड हाउ ह्यूमन मस्ट बिहेव। नैतिकता यानी नीति शास्त्र की भूमिका यह तय करना है कि मानव को कैसे व्यवहार करना चाहिए, हाउ वन शुड बिहेव। यही तो एथिक्स सिखाता है हमको किस तरीके से रहना चाहिए। अब देखते हैं कि ये तो ह्यूमन बिहेवियर का डायमेंशन देख ली। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ में इसका क्या काम है। मतलब कि हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नैतिकता या नीति शास्त्र की क्या उपयोगिता है। एथिक्स डिसाइड्स हाउ ह्यूमंस लाइफ एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट बी ऑर्गेनाइज टू बी मोरल। मतलब नीति शास्त्र या नैतिकता यह तय करती है कि नैतिक होने के लिए मानव के जीवन में संस्था को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। मतलब किस तरीके से उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, किस तरीके से उनको काम करना है, ये सब चीजें। मतलब एथिक्स का रोल क्या है पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ में भी, हमको किस तरीके से नैतिक होना ये डिसाइड करता है। अब देखते हैं कि आर्थिक परिदृश्य में इसका क्या उपयोग है। इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन एथिक्स डील विद दोज एक्टिविटीज विच आर कंडीशंस फॉर द अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट एंड ऑफ लाइफ। मतलब आप जीवन में आर्थिक मूल्यों पे, अगर नैतिकता का मूल्य क्या है, आपका पैसा कमाना इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ भोगी बनो, है ना। पृथ्वी पे अगर आपका जीवन है तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप भोगी बनो, आपका मकसद ये होना चाहिए कि जीवन के उच्चतम अंत की प्राप्ति की स्थितियों को पाना आपका मकसद होना चाहिए। अप्लाइड एथिक्स में एथिक्स का रोल क्या है ये देखते हैं। इट इज द ब्रांच हैव देयर ओन रोल्स। मतलब एनवायरमेंटल एथिक्स, मतलब अप्लाइड एथिक्स क्या कहता है कि आप एनवायरमेंटल एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, तो आपके जीवन क्षेत्र में आप जो भी काम कर रहे हो, तो नीति शास्त्र कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जीवन में नैतिक मूल्यों को अनर्गत और इनकलकेट करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इनका रोल देखे, और भी क्या रोल है वो देखते हैं। यहां तक तो रोल की बात हो गई कि ह्यूमन बिहेवियर हो गया हमारा डायमेंशन, पॉलिटिकल सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और अप्लाइड देख ली। इस तरीके से हो गया हमारा नैतिक या नीति शास्त्र की भूमिका हमारे जीवन में, और व्यापक तौर पे क्या है नीति शास्त्र के रोल, ये हमने देख लिए। अब देखते हैं कि नीति शास्त्र की महत्व क्या है। एक क्वेश्चन सीधे बन जाएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, सीधे क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं कि ये क्या है। तो सेटिस्फाइंग बेसिक ह्यूमन नीड्स, बीइंग फेयर, ऑनेस्ट एंड इथिकल इज द वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। तो ये क्या कह रहा है कि आदमी की जो बुनियादी चीजें हैं उनको सेटिस्फाई करता है नीति शास्त्र। बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना इसका सबसे बड़ी इसकी महत्वता है। निष्पक्ष, ईमानदार और नैतिक होना एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। मतलब अगर आप निष्पक्ष नहीं हो, नैतिक नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, इथिक्स किसकी बात करता है, स्टैंडर्ड्स की बात करता है। स्टैंडर्ड मतलब सोसाइटी की बात हो गई, मतलब प्रोफेशनलिज्म पे हम घुस चुके हैं। तो अगर आदमी फेयर ही नहीं रहेगा, ईमानदार ही नहीं रहेगा, तो ये बेसिक ह्यूमन नीड्स है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ही डिमिनिश हो जाएगा। हम सोसाइटी में क्योस मतलब हो हल्ला पैदा हो जाएगा। Every employee desire to be such himself and to work for an organization that is fair and ethical in practice। प्रत्येक कर्मचारी स्वयं ऐसा होना चाहता है और ऐसे संगठन के लिए काम करना चाहता है जो अपनी प्रथाओं को उचित और नैतिक हो। तो मतलब
हम ऐसी जगह में काम करना चाहते हैं जहाँ पे मतलब संगठन में काम करना है जहाँ पे नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा जाता है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनोगे तो आप अपने इस वर्क कल्चर में काम करना चाहोगे जहाँ पे ह्यूमन नीड्स मतलब ह्यूमन कल्चर को मतलब इथिकल कल्चर को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता होगा। आप ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहेंगे जहाँ पे करप्शन है। आपके ऑफिस में मतलब ह्यूमन वैल्यूज नहीं, कल को आप कोई गरीब आपके पास आया तो आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके सिस्टम में इतना प्रेशर है आपके सीनियर्स का कि आप चाहकर भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट के साथ मतलब आपकी मोरलिटी आपके ऊपर हैम्पर नहीं हो पाएगी और कोड ऑफ कंडक्ट में ही आप फंस के रह जाओगे। तो ये बात कहता है क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी, मतलब साख मतलब क्रेडिबिलिटी मतलब होना उत्तरदायित्व जैसे ही होता है ये। इसको और अच्छे से तरीके से हम जब फाउंडेशनल वैल्यूज जब पढ़ेंगे हम उस समय देखेंगे कि इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी क्या चीज होती। मतलब अपने काम के प्रति क्रेडिबल होना, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, इस चीज के बारे में बात करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बिलीव्ड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बिलीव्ड टू बी ड्रिवन बाय मोरल वैल्यूज एंड इज respected in the organization, in the society, even by those who may have not information about the working and the business of an organization। साख बनाना का मतलब होता है नैतिक मूल्यों से संचालित होने वाले संगठन का सम्मान समाज में उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्हें जिन्हें किसी संगठन के कार्य और व्यवसायों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। मान के चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको आसान भाषा में हम तोड़ देते हैं कि एक संगठन है जो नैतिक मूल्यों में काम करता है तो इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। मान के चलिए एक कंपनी है एक्स, एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी अगर वो नैतिक मूल्यों पे काम करती है, नैतिक मूल्यों पे काम कर रही है मतलब उस मोरल वैल्यूज में काम करती है तो लोगों का उसके ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, मतलब क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। मतलब मान के चलिए आप एक यूट्यूब चैनल पे जाते हो, आपको पता है कि वो टीचर यार बहुत ईमानदारी से पढ़ाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। भले ही आपको टीचिंग कैसे करते हैं उस पर भरोसा पता नहीं है लेकिन आप उससे जुड़ जाते हैं और आप उस पर विश्वास करने लगते हो। वही हो जाता है कि नैतिकता से अगर आप आदमी काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, नैतिक मूल्यों के साथ काम करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी साख बढ़ जाती है। तो ये बात होगी क्रेडिबिलिटी की। अब देखते हैं यूनाइटिंग पीपल एंड लीडरशिप, कैसे नीति शास्त्र लोगों को और नेतृत्व को एकजुट करने का काम करता है। इसमें यह बात कही जा रही है कि अगर एक एन ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन बाय वैल्यूज इज रिवर्स्ड बाय इट्स एम्प्लॉयड ऑल्सो, मूल्यों से संचालित एक संगठन अपने कर्मचारियों द्वारा भी सम्मानित होता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक कंपनी मान के चलिए एक्स और उसके एम्प्लॉयज हैं ए बी सी डी। उनको पता है यार कि ये हमारी कंपनी जो है वो है मास्क बना रही है तो उनको पता है कि हमारी लागत लगती है 8 रुपये, हम सिर्फ 9 रुपये में बेच रहे हैं उसको, 1 रुपये सिर्फ कमा रहे हैं क्योंकि हमको पता है यार कि अभी मास्क बेचना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ के एम्प्लॉयज को भी रिस्पेक्ट करने में मजबूर कर देता है अपनी कंपनी के लिए। यार हमारा बॉस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे फाउंडर इतने अच्छे हैं कि अपने मतलब इथिक्स के बेसिस पे काम करते हैं। इनको अभी पैसा कमाना इनका मकसद नहीं है, अभी इनका मकसद है कि ह्यूमैनिटी में लोगों तक मास्क पहुंच जाए सस्ते से सस्ता। तो ये होता है नीति शास्त्र में क्या होता है कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर द्वारा भी रिस्पेक्ट की जाती है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि और भी क्या इंपॉर्टेंस है एथिक्स की। इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग, अगर आप नैतिक हो तो आप क्या कहते हैं कि जब डिसीजन निर्णय लोगे तो वो भी बहुत मेरिट के बेसिस पे लोगे। अब मैन डेस्टिनी इज सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल डिसीजन एंड ही टेक्स इन कोर्स ऑफ हिज लाइफ, द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मानव का जीवन इस चीज पे निर्धारित किया जाता है कि उसने अपने जीवन में कैसे निर्णय लिया है और यही चीज सत्य है संगठन के अंदर भी, ये बात कही है। तो इथिक्स के बेसिस पे आप अगर डिसीजन लोगे तो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता है वो और इंप्रूव हो जाएगी। सिक्योरिंग द सोसाइटी, मतलब इस चीज को समझते हैं अपन। अब ये क्या बात कह रहा है, यहां पे ये बात हो रही है सिक्योरिंग द सोसाइटी मतलब समाज का संरक्षण। सोसाइटी में आप कितने ही नियम बना लो, लॉज, लॉज मतलब जिसमें आप चेक एंड बैलेंस करते हो। चेक एंड बैलेंस मतलब आप गलती करोगे तो भैया आपको दंड मिलेगा, इस चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्या करप्शन खत्म हो पाया? करप्शन खत्म हो पाया क्या? कितने नियम भी आ सके तो सारा खेल है नैतिक इंसान। अगर आदमी के अंदर नीति शास्त्र और मोरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी तो करप्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो यही बात बोलता है कि हमको समाज अगर इथिकल होगा तो समाज को संरक्षित करने में इथिक्स की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप भले कितने लॉ बना लीजिए, ये बात ये कह रहा है।
अब देखते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब होता है आत्मबोध। तो इथिक्स हमको खुद को जानने में बहुत कारगर रहता है और आदमी खुद को अच्छी तरीके से जान लेता है। मतलब इसको इट हेल्प्स अ पर्सन टू क्रिटिकली इवेल्युएट हिज हर एक्शन चॉइसेस एंड डिसीजन। यह व्यक्ति को उसके कार्यों विकल्पों और निर्णयों को गंभीर रूप से मूल्यांकन करने में मदद करता है। इट असिस्ट अ पर्सन इन मेकिंग व्हाट ही सी रियली इज एंड व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम एंड हर। यह एक व्यक्ति को यह जानने में सहायता करता है कि क्या वास्तव क्या है, वास्तव में चीज क्या है और उसके लिए क्या सबसे सही है। दिस वे इट डीपन्स द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ। इस तरीके से ये अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रतिबिंब करता है और बीज डालता है उसका कि जीवन क्या है और जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। इस तरीके सवाल को ये डालता है। आखिरी इंपॉर्टेंस है एथिक्स की, इंप्रूव्स द थिंकिंग एंड पर्सपेक्टिव एंड जजमेंट। इट improves our thinking about specific morals issues. It help us to decide what should be correct course of action, what should be avoided। मतलब हमारी सोच परिप्रेक्ष्य और निर्णय को बेहतर बनाता है। यह विशिष्ट नैतिक मुद्दों के बारे में हमारी सोच को बेहतर बनाता है। यह हमें यह तय करने में मदद करता है कि कार्यों का सही तरीका क्या है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के हमने नीति शास्त्र में यह देखा कि नीति शास्त्र क्या करता है, हमारे बिहेवियर, हमारे समाज, है ना, हमको हमारे को सबसे पहली बात तो सेटिस्फाई फील कराएगा कि हम आंतरिक जो सुकून है वो इथिक्स से ही आएगा। क्रेडिबिलिटी मतलब आपकी इंपॉर्टेंस समाज में रखता है। ये लोगों को एकत्र करता है क्योंकि सीधी बात है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करोगे, लोगों के बीच में सोसाइटी के लिए काम करोगे, अगर आप ही इथिकल नहीं होगे तो आप पे लोग विश्वास नहीं करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी साख खत्म हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग, क्या सही है क्या गलत, इथिक्स यही तो सिखाता है जीवन में। उसके बाद सिक्योरिंग सोसाइटी, सोसाइटी को कैसे सेफ रखता है, समाज का संरक्षण कैसे होगा। आप कितने ही लॉ बना लो लेकिन आप इथिकल नहीं हो तो सोसाइटी में हार्मनी बनी रहेगी नहीं, परस्परता रहेगी नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आपको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस इसकी रहती है और आपकी थिंकिंग, सोचने का तरीका, पर्सपेक्टिव, जजमेंट, जीवन को देखने का नजरिया सब सुधारता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखे, 4 ब्रांचेस देख ली एथिक्स की। हमने देख लिए एथिक्स का रोल क्या है जीवन में, वो रोल ऑफ एथिक्स देख लिए। फिर उसके बाद हमने देख ली एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। इसी के साथ हमारा एथिक्स का लेक्चर खत्म होता है। आने वाले लेक्चर में हम शायद एप्टीट्यूड या फिर एटीट्यूड वाली चीज चालू करेंगे, देखेंगे कि स्टोरी और लिंकिंग में जो चीज़ बेहतर तरीके से आपको सही रहेगी उस चीज़ को मैं ऐड ऑन करूँगा। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा दिया हूँ, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसको जरूर देखिए। सोशोलॉजी भी है और भी लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसका लाभ उठाइए। बाकी अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर सही में मेरा टीचिंग स्टाइल आपको सही लग रहा है, सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो लाइक करिएगा। कुछ नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।